कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। तभी अचानक किसी लड़की की जोर से चीखने की आवाज आई। सब लोग जल्दी से ऊपर भागे और उसी कमरे में पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। कमरे में एक अजनबी लड़की को देख बेद, वेदिका, विनय और दिशा चौंक गए। आदि ने समझाया कि वह लड़की उसके साथ है और कोई परेशानी नहीं है। वेद ने संदेह जताया, लेकिन आदि ने उसका पक्ष लिया और बताया कि वह लड़की दरअसल गुंडों से बचकर आई थी। वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वह भी उसकी तलाश कर रहे होंगे। वेद ने निर्णय लिया और कहा कि लड़की और उसके परिवार के बारे में पता लगाया जाए। वेदिका, दिशा और आदि के बीच हल्की फुल्की बातचीत के बाद वेदिका किचन में पिज्जा बनाने की तैयारी कर रही थी और आदि खुश होकर उसकी मदद करने लगा। उसने देखा वेदिका आटा गूंथ रही है और उसकी मेहनत से उसकी मुस्कान और भी प्यारी लग रही थी। आदि ने चिढ़ाते हुए पूछा, भाभी क्या बना रही हो? पिज्जा, वेदिका ने हंसते हुए कहा। वाह, पिज्जा मेरा फेवरेट है, आदि खुशी से बोला। उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम्हें पसंद है? वेदिका ने मुस्कान में पूछा। पसंद नहीं, यह तो मेरा फेवरेट है, आदि ने खुश होकर कहा और फिर वेदिका को गले से लगा लिया। वेदिका थोड़ी चौंकते हुए उसे देखने लगी, लेकिन फिर तुरंत उसे सामान्य रूप में संभालते हुए मुस्कुरा दी। दोनों कुछ देर के लिए वैसे ही खड़े रहे। तभी अचानक किचन में किसी के खांसने की आवाज आई। दरवाजे पर खड़े वेद, विनय और दिशा ने उन्हें देखा। वेद का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसकी आंखों में आदि के लिए एक घूरने वाली नजर थी। विनय और दिशा चुपचाप खड़े थे और दिशा की मुस्कान ने आदि को परेशानी को बढ़ा दिया। आदि को समझ आ गया कि यह सब दिशा का किया धरा है। वेदिका खुद असमंजस में थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वेद के इतने गुस्से का कारण क्या है। जब आदि कुछ सफाई देने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, तब वेद ने उसे एक घूरती नजर से देखा और बिना कुछ कहे किचन से बाहर चला गया। विनय और दिशा भी साथ में ही चले गए। आदि मुंह लटकाए वेदिका की ओर देखता रहा और वेदिका ने बिना कुछ कहे बस उसे देखा। फिर आदि ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ भाभी? क्यों मेरी शक्ल देखकर ऐसा तमतमाता हुआ चेहरा क्यों बना लिया? वेदिका मुस्कुरा दी और बोली, कुछ नहीं, बस हैरान थी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? आदि ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, भाभी सच बताओ, भाई को गुस्सा इस बात पर आया मैंने आपको गले लगा लिया था? वेदिका सुनकर थोड़ी चौंकी, फिर धीरे से बोली, क्या सच में? आदि ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, भाई ने सोचा मैं आपका सम्मान नहीं कर रहा, लेकिन सच तो यह है कि मुझे तो बस आपका साथ अच्छा लग रहा था। वेदिका की आंखें अब और बड़ी हो गई। तुम्हें यह सच में अच्छा लगता है? उसने पूछा। आदि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या आप नहीं जानती, आपसे हर पल बातें करना मुझे बहुत खास लगता है। वेदिका की आंखों में झिलमिलाती सी चमक आई और वह धीरे से बोली, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? आदि ने नजरें नीची कर ली और फिर नजरें उठाकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, देखा आपने, भाई कैसे जल रहे थे, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, आप उनके जीवन में आने वाली पहली लड़की हैं। वेदिका चुपचाप अपनी पलकों को झपकाती रही। फिर अचानक उसने पिज्जा का प्लेट लिया और वेद के कमरे की ओर बढ़ने लगी। वेद जो बिस्तर पर बैठा था, उसने वेदिका को आते देखा और उसकी तरफ इशारा किया। वेदिका धीरे से बोली, मैं आपके लिए पिज्जा लेकर आई हूँ। वेद ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। वेद की बात सुनकर वेदिका का चेहरा उदास हो गया और वह जाने लगी। तभी वेद ने उसे रोक दिया। सुनो, वेदिका बिना पलटे ही मुस्कुराते हुए बोली, पर आपने कहा था कि आपको यह पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे ले जा रही थी। वेद ने यह सुनते ही तुरंत उसे रोकते हुए कहा, सुनो। क्या? वेदिका ने पलटते हुए पूछा। यह पिज्जा मेरी प्लेट में नहीं बल्कि तुम्हारी हाथों में चाहिए, वेद ने गंभीरता से कहा। वेदिका थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने अपनी आंखों में शरारत और शर्म का मिश्रण देखा और कहा, क्या? वेद ने फिर उसी गंभीरता से कहा, तुम मेरी बीवी हो, अगर मैं तुम्हें नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा? वेदिका थोड़ी सी चौंकी और फिर अपनी उंगली से अपने आप को इशारा करते हुए बोली, मैं? वेद ने नजरें घुमाकर कहा, हाँ हाँ, और कोई नहीं। वेदिका ने मुस्कुराते हुए पिज्जा की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई और वेद ने उसे प्यार से स्वीकार किया। वेदिका का हाथ हल्का सा कांप रहा था, जैसे उसका दिल तेज तेज धड़क रहा हो। जैसे ही वेद ने पिज्जा का एक बाइट लिया, वेदिका के होठों का हल्का सा स्पर्श उसकी अंगुलियों से छू गया, जिससे वेद के अंदर एक अलग सा एहसास हुआ। जब वह फ्री हुई तो वेदिका ने राहत की सांस ली और बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ, और बिना मौका दिए कमरे से बाहर निकल गई। किचन में आकर वेदिका गहरी गहरी सांस ले रही थी
उसका दिल धड़क रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी अचानक उसके गर्दन पर किसी के गर्म सांसों का एहसास हुआ और वेदिका की सांसें रुक गई। उसकी पलकों ने झपकी ली और उसकी पूरी शर्म सामने आ गई। यह एहसास इतना करीब था कि उसकी सांस रुक गई और उसकी आंखें स्वतः बंद हो गई। उसे पता था यह कौन था और यह सब वह महसूस कर सकती थी। वेद का चेहरा करीब था और वह वेदिका के बालों की महक में खो गया था। उसकी सांसों का एहसास उसकी त्वचा पर जैसे आग लगा रहा था। दोनों के बीच एक खामोशी थी जिसमें कोई शब्द नहीं थे, बस दिलों की धड़कनें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही वेदिका ने होश खोला, उसने तुरंत खुद को दूर कर लिया और 2 कदम पीछे हटते हुए एक गहरी सांस ली। वेद ने भी खुद को समेटते हुए वेदिका से आंखें चुराई। वेदिका सिर झुकाए खड़ी थी क्योंकि वह उससे आंखों का संपर्क नहीं बना पा रही थी। आप यहाँ? वेदिका घबराई हुई आवाज में बोली, हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पापा ने, वेद ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वेदिका को यह याद आया कि उसे पानी लाना था और उसने जल्दी से पानी की बोतल से गिलास भरा और उसे वेद की ओर बढ़ा दिया। उसका हाथ हल्का कांप रहा था, लेकिन वेद ने उसे ध्यान से देखा और गिलास को सहजता से लेकर उसे अपनी ओर खींच लिया ताकि वह असहज न महसूस करे। तृष्णा के कमरे के बाहर खड़ा आदि सोच रहा था अंदर जाए या ना जाए, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह तृष्णा से बात करेगा। अंदर दाखिल होते हुए वह तृष्णा को देखता है जो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका ध्यान दरवाजे की हल्की सी आवाज पर गया और उसे महसूस हुआ कि आदि वही इंसान था जिसने उसकी जान बचाई थी। वेद को देखकर उसे घबराहट हुई थी, लेकिन आदि उसे थोड़ा शांतिपूर्वक महसूस कराता था। आदि ने चेयर खींचते हुए सोचा, मैं तृष्णा से क्या कहूँ। उसने महसूस किया कि वह अपनी जानकारी को ठीक से प्राप्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन यह जानना जरूरी था कि वह गुंडे उसके पीछे क्यों पड़े थे। सॉरी, आदि ने कहा और सिर झुका लिया क्योंकि वह अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने के लिए संघर्ष कर रहा था। तृष्णा ने गहरी सांस ली और अपनी बात कहनी शुरू की। मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी और मुझे अपने माता पिता का प्यार भी नहीं मिला। एक दिन जब मैंने केयर टेकर से पूछा तो उसने बताया कि मुझे एक औरत छोड़कर गई थी और उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि वह मुझे अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि वह मुझे किसी नाजायज औलाद बनने से बचाना चाहती है। तृष्णा की आंखों में आंसू थे और आदि को महसूस हुआ कि वह कितना दर्द झेल चुकी थी। रॉबर्ट, तृष्णा ने नाम लिया, वह था जिसने मेरी जिंदगी नरक बना दी। उसने मुझे अपनी कैदी बना लिया था। जब मैंने उसका प्रपोजल ठुकराया तो उसने मेरी बहन को किडनैप कर लिया। आदि ने गहरी सांस ली और कहा, तुम यहाँ सुरक्षित हो, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि अब तुम हमारी देखभाल में हो। तृष्णा को राहत मिली और उसका चेहरा हल्का हुआ। तुम आराम करो, आदि ने कहा और कमरे के बाहर निकल गया। वह वेद के पास गया और पूरी स्थिति को बताया। शाम का वक्त था और डिनर टेबल पर सभी लोग बैठे थे सिवाय तृष्णा के। विनय ने ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, वेद, दादी माँ कल आ रही हैं। वेद थोड़ा घबराया हुआ था और उसकी आंखों में चिंता थी। तृष्णा ने कुछ खाया? वेद ने पूछा। मैंने उसे डिनर दिया था लेकिन वह घबराकर वापस चली गई, वेदिका ने कहा। मुझे लगता है कि आदि को जाना चाहिए, वही इसे आराम से समझा सकता है, विनय ने सुझाव दिया, जिस पर सभी ने सहमति जताई। डिनर के बाद आदि तृष्णा के कमरे में गया और देखा कि वह सो रही है। आदि ने धीरे से उसका नाम पुकारा लेकिन तृष्णा नहीं जगी। फिर उसने उसके कंधे पर हल्का सा दबाव डाला। तृष्णा की नींद खुली और आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए डिनर लाया था क्योंकि भाभी ने बताया तुमने कुछ भी नहीं खाया। तृष्णा ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और आदि ने खाना उसकी ओर बढ़ा दिया। डिनर करो, मैं पानी लाता हूँ, आदि ने कहा और प्लेट को टेबल पर रखते हुए बाहर चला गया। तृष्णा ने डिनर किया और आदि की मुस्कान देखकर वह हल्का महसूस करने लगी। थैंक यू, उसने आदि से कहा। आदि ने दवाई उसकी ओर बढ़ाई और तृष्णा ने बिना किसी झिझक के उसे लिया। सो जाओ, आदि ने कहा और कमरे की लाइट बुझाकर बाहर निकल गया। अभी अभी सोने के बाद आदि अपने कमरे में बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा और जल्द ही उसे नींद आ गई। तृष्णा के घर आए हुए अब 5 दिन हो चुके थे। इन कुछ दिनों में आदि ने जो उसकी देखभाल और परवाह की, उससे तृष्णा बहुत प्रभावित हुई। धीरे धीरे वह दिल ही दिल आदि को चाहने लगी। दूसरी ओर आदि के मन में भी तृष्णा के लिए बहुत भावनाएं पैदा हो गई थी। आदि की समझाइश पर अब तृष्णा भी सभी से बातचीत करने लगी थी। आज विनय की दादी आने वाली थी। यह खबर सुनकर आदि थोड़ा परेशान था और अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया।
सुबह के लगभग 10 बजे विनय की गाड़ी महल के पोर्च के पास आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही विनय उतरा और पीछे का दरवाजा खोला। वहां से एक वृद्ध महिला बाहर निकली। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष रही होगी। उन्होंने सफेद साड़ी पहनी थी जिसके बॉर्डर पर हल्का सुराना रंग था। उनकी फिटनेस और तेजस्वी व्यक्तित्व देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 70 साल है। जैसे ही आदि ने खिड़की से उन्हें देखा, वह डर के मारे छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन दादी की पैनी नजरें उसे पहले ही देख चुकी थी। क्या हुआ दादी माँ, आप क्या देख रही हैं? विनय ने उनकी नजरें खिड़की की ओर जाते हुए देखकर पूछा। हाँ कुछ नहीं, चलो अंदर, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आपको इस महिला से मिलवाते हैं। यह थी कमला जी, विनय की दादी। विनय के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। इसके बाद पड़ोसियों ने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया। अनाथालय का मालिक तो ठीक था, लेकिन उसका बेटा विनय को अक्सर तंग किया करता था। सब कुछ सहने के बाद भी जब उस लड़के ने विनय को जान से मारने की कोशिश की, तब वहां की देखभाल करने वाली महिला ने विनय को वहां से भाग जाने की सलाह दी। विनय बिना किसी सहारे के सड़कों पर भटकने लगा। भूख प्यास से बेहाल होकर वह एक मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक स्तंभ गिरने वाला है और एक महिला उसके नीचे खड़ी है। विनय ने भागकर उस महिला को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद चोटिल हो गया। वो महिला कोई और नहीं, कमला जी थी। वे अमीर परिवार से थी, लेकिन अकेली रहती थी। पति और बेटे के बिना उनकी जिंदगी खाली थी। विनय को बेहोश देकर उन्होंने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। होश में आने के बाद उन्होंने विनय से उसका हालचाल और परिवार के बारे में पूछा। जब उन्हें विनय की कहानी पता चली तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने विनय को अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया। दादी और पोते जैसा रिश्ता बन गया था दोनों का। एक दिन स्कूल से लौटते समय विनय की गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर ने उसे वहीं इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन तभी कुछ आवारा लड़के आ गए और विनय को परेशान करने लगे। तभी वहां एक लड़का पहुंचा। उसका नाम वेद था। उसने उन गुंडे को भगा दिया। वेद के साथ उसके भाई बहन भी थे, आदि और दिशा। विनय उन्हें अपने घर ले गया, जहां कमला जी ने उन्हें सहारा दिया। चारों बच्चे कमला जी की जिंदगी में खुशियां भरने लगे। कहानी वर्तमान में। दादी के आने पर दिशा दौड़कर उनके गले लग गई। उन्होंने सभी का हालचाल पूछा। वेद ने उनके पैर छुए। विनय के साथ कमला जी, दिशा और वेद सब एक जगह बैठे थे। दादी माँ ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अब मेरे जीवन का एक ही सपना है, तुम तीनों की शादियाँ। दादी की बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दिशा जो आमतौर पर सबसे ज्यादा बोलती थी, वो अभी चुप हो गई, पर दादी माँ चुप रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने वेद की ओर इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले तो तेरा नंबर है ओबेरॉय, जल्दी से किसी लड़की को घर ला, मुझे तुझे दुल्हा बनते देखना है। वेद यह सुनकर झेंप गया। उसने हल्के गुस्से में कहा, दादी माँ आपको क्या लगता है मैं यहाँ केवल शादी के लिए बैठा हूँ? मेरे पास ऑफिस का काम है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे ऑफिस के काम से मेरी सेहत नहीं सुधरेगी, मुझे बहू चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। दिशा जो अब तक चुप थी, दादी के मजे लेने के मूड में आ गई। उसने तपाक से कहा, दादी माँ वेद भैया ने तो लड़की पहले ही चुन ली है, बस आपसे छुपा रखा है। क्या? दादी हैरान होकर बोली, इसने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। वेद ने घबराते हुए दिशा को देखा, तुमने यह क्या बोल दिया? कोई शादी नहीं हुई है। लेकिन दादी मानने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने रुआंसा चेहरा बनाते हुए कहा, हाँ अब समझी, तुम मुझसे कुछ छुपाने लगे हो। पहले मेरे बेटे ने मुझसे रिश्ता तोड़ा और अब तुम भी। वेद ने दादी के पैर पकड़ते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है दादी, मैं आपको सब बताने वाला था, बस ऑफिस के काम में फंस गया था। दादी का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, ठीक है, पर अब जल्दी से शादी के लिए लड़की ढूंढो। अगर कुछ दिन और गुजरे तो मैं खुद लड़की ढूंढ लाऊंगी। इस बार दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया अब तो आपको लड़की ढूंढनी ही पड़ेगी, वरना दादी माँ आपके पीछे पड़ जाएंगी। अब दादी की नजर आदि पर पड़ी। लुकड़े तू कहाँ भाग रहा है? उन्होंने उसे पकड़ लिया। आदि ने सिर झुकाते हुए कहा, दादी माँ मेरी शादी की चिंता मत कीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। दादी उसके कान खींचते हुए कहा, तूने कहा नहीं करनी, अब तो मैं तुझे लड़कियों की लाइन में खड़ी करूंगी। दिशा ने हंसते हुए कहा, दादी माँ आदि भैया को शादी का नाम सुनते ही पसीना आ जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। आदि की भी शादी होगी और आखिरी मेरी प्यारी क्यूटी की भी। दादी की बात सुनकर दिशा ने मासूमियत से कहा,
दादी माँ, मेरी शादी के लिए भी समय है। पहले आप वेद भैया और आदि भैया की शादी करवा लीजिए। ठीक है, दादी ने सिर हिलाया। लेकिन याद रखना क्यूटी, तुम्हें भी मैं अपनी पसंद का दूल्हा ला कर दूंगी। दादी ने देखा आदि का ध्यान उन सब की बातों पर नहीं था, तो उन्होंने उसका कान पकड़ लिया। दादी प्लीज मेरा कान छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, आदि ने कराते हुए कहा। कमला जी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, पहले ये वादा कर कि अब से ये कान फोड़ने वाले तार नहीं लगाएगा। आदि ने चौंकर पूछा, तार? दादी, ये हेडफोन है। हेडफोन हो या कुछ और, ये सब कान खराब करने की मशीन है। तू मुझे सिखाएगा? बचपन में जो बिना बताए रो रो कर पैंट गीली कर देता था, उसे मैं बदलती थी। आज बड़ा होकर मुझे ही ज्ञान दे रहा है, कमला जी ने घूरते हुए कहा। आदि की हालत देखकर दिशा का हंसी रोक पाना मुश्किल हो रहा था। वह चिढ़ाते हुए बोली, दादी माँ थोड़ा और खींचिए। तू चुप रह बंदरिया, एक बार मैं बच्चा हूँ, फिर तुझसे निपटता हूँ, आदि ने घूरते हुए कहा। खबरदार जो मेरी क्यूटी की तरफ देखा, कमला जी ने चेतावनी दी और आदि का कान जोर से मरोड़ दिया। आदि रोने का नाटक करते हुए बोला, प्लीज दादी माँ, मेरा कान लाल हो गया है। कमला जी को पता था कि वो बहाना कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे छोड़ दिया। कान छूटते ही आदि ने उसे सहलाना शुरू किया और दिशा को गुस्से में घूरते हुए सोचा, बस दादी यहाँ से हट जाए, फिर तुझे देखता हूँ। अब दादी की नज़र वेद पर टिक गई। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तू क्या सोच रहा है? तुझे खास न्योता देना होगा, तब जाकर अपनी बहू से मिलवाएगा? वेद हड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ। जी 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 दादी, मैं अभी बुलाता हूँ। तो जल्दी कर, मुझे अपनी बहू से मिलना है। देखूं मेरे लिए कैसी लड़की लाई है। वेद बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। कमरे के अंदर वेद ने कमरे में कदम रखा तो देखा वेदिका तैयार होकर बैठी थी। उसने गहरे हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें काले बॉर्डर का हल्का काम था। माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और खुले बालों के साथ वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वेद कुछ पल के लिए उसकी ओर देखता ही रह गया। वेदिका की सादगी ने उसे जैसे बांध लिया था। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और कहा, चलो दादी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। वेदिका ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। दोनों साथ में नीचे गए, जहाँ दादी इंतजार कर रही थी। दादी माँ, ये है मेरी पत्नी वेदिका, वेद ने कहा। वेदिका ने झुक कर कमला जी के पैर छू लिए। कमला जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सौभाग्यवती भवा। फिर वेदिका को निहारते हुए बोली, बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा लाए हो। आप जल्दी से मुझे पोता पोती का मुंह भी दिखा दे तो मैं चैन से मरूं। दादी की बात सुनकर वेदिका शर्म से लाल हो गई और वेद वहां से खांसते हुए भाग निकला। रात का खाना। डाइनिंग टेबल पर सब अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। वेदिका ने आज सभी के पसंदीदा व्यंजन बनाए थे। वेद के लिए खीर, आदि के लिए गाजर का हलवा और कमला जी के लिए मूंग दाल का हलवा। सभी को खाना परोसने के बाद वेदिका खड़ी रही। ऐसे क्यों खड़ी हो बेटा, आकर हमारे साथ बैठो, कमला जी ने कहा। वेदिका दिशा के पास बैठने के लिए बढ़ी, लेकिन वेद ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ बैठो। उसने अपने और आदि के बीच की खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। यह सुनकर वेद को काफी जलन हुई और उसने वेदिका का हाथ पकड़ लिया। वेदिका ने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन सभी अपने खाने में व्यस्त थे। वह चुपचाप जाकर बैठ गई। वेद ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वेदिका ने हल्के से उसकी उंगलियों पर चुटकी काटी। वेद ने तुरंत हाथ छोड़ा और गुस्से में उसे देखने लगा, लेकिन वेदिका ने उसे ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी सीढ़ियों से एक आवाज आई, आप सब मेरे बिना ही खा रहे हैं? सभी ने मुड़कर देखा। तृष्णा सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। इसे भी अभी आना था, आदि मन ही मन बड़बड़ाया। तृष्णा ने आदि के बगल में कुर्सी खींचकर बैठते ही खाना परोसने को कहा। कमला जी ने उसे घूरते हुए पूछा, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? वेद ने स्थिति संभालते हुए कहा, दादी ये तृष्णा है, और उसने सारी बात बताई। कमला जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर शांत हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने वेद से कहा, मैंने तुम्हारे और वेदिका के लिए शिमला का टिकट बुक किया है। वेद चौंक गया। दादी माँ, शिमला किस लिए? हनीमून के लिए। और किस लिए? कमला जी मुस्कुराई। कमला जी की बात सुनते ही वेदिका शर्म से लाल हो गई। वेद ने खांसते हुए कहा, लेकिन दादी माँ, ऑफिस का काम? उसके लिए भी नए हैं और अब कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? कमला जी ने सख्ती से कहा। वेद को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने नजरें झुका ली और हामी भर दी। डिनर खत्म होने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन की सुबह वेद और वेदिका शिमला के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद दिशा कॉलेज के लिए और विनय ऑफिस के लिए निकल जाते हैं।
जबकि घर में केवल कमला जी, अभा और तृष्णा ही थे। तृष्णा अपने कमरे में टहलते हुए अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनती है और दरवाजा खोलती है। तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं, यह कहकर आदि बिना कुछ बोले दरवाजे से बाहर चला जाता है। तृष्णा थोड़ी देर नाराज होकर तैयार होने चलती है। वहीं वेद और वेदिका कार में खामोश बैठे थे। वेदिका खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। वेद जो ड्राइविंग कर रहा था उसकी नजरें वेदिका पर बनाए हुए थी, जबकि वेदिका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। अचानक हवा की तेज झोंके से वेदिका का चेहरा बालों से ढक गया। वेद ने बिना कुछ कहे उसके बालों को कान के पीछे किया। वेदिका के चेहरे पर वेद के हाथों की छुअन से एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। वह चौंकी और खिड़की के बाहर देख रही थी कि सामने एक ट्रक तेजी से आ रहा था। वेद, वह जोर से चिल्लाई। वेद को उसकी आवाज सुनकर होश आया और उसने गाड़ी को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की टक्कर से बचने के लिए उसे स्टीयरिंग घुमाना पड़ा। गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई और ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? वेदिका घबराती हुई बोली। ब्रेक शायद फेल हो गए हैं, वेद ने कहा, जबकि वह फिर से ब्रेक लगाने की कोशिश करने लगा। तो अब क्या होगा? वेदिका का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तुम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूं तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा, वेद ने उसे तसल्ली दी। वेदिका थोड़ी शांत हो गई, फिर बोली, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। वेद को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब तक मैं हूँ तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। किस्मत मेरे हिसाब से चलेगी, मैं किस्मत के नियमों के अनुसार नहीं। फिर मुझे कुछ कहना है, वेदिका ने कहा और फिर चुप हो गई। वेद थोड़ा परेशान हुआ और उसके सिर को घुमा दिया। वेदिका ने उसकी आंखों में देखा और बोली, पहले मुझे किसी से कोई लगाव नहीं था। मुझे अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी, पर जब से आप आए हो तो जिंदगी को खुलकर जीने का मन करता है। पहले मेरी दुनिया सिर्फ काले रंगों से भरी थी, पर आपके आने से मेरी जिंदगी के सारे रंग बदल गए। यह कहते हुए वेदिका ने वेद की एक हथेली चूम ली और फिर नम आंखों से बोली, मैं चाहती हूँ ये रंग कभी भी मेरे जीवन से न जाए। मैं आपके साथ ताउम्र रहना चाहती हूँ। इन बाहों में हर रात आपके सीने पर सिर रखकर सोना चाहती हूँ। वेद ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसकी भावनाओं को समझते हुए उसे प्यार से सिर चूम लिया। जब तक ये वेद तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वेद ने कहा और फिर उसने वेदिका के दोनों पलकों को चूम लिया। गाड़ी एक गहरे गड्ढे के पास पहुंची और वेदिका ने डर से वेद को कसकर पकड़ लिया। वेद ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया और गाड़ी गड्ढे में गिरने से पहले वे दोनों नीचे कूद गए। गाड़ी में विस्फोट हुआ और धुआं फैल गया, लेकिन वेद वेदिका को अपने हाथों में पकड़ते हुए नीचे की ओर लुढ़कने लगा। कुछ देर बाद वह एक बड़े से पत्थर से टकराकर रुक गया। वेदिका ने उसकी हालत देखी और उसे संभालते हुए कहा, वेद, लेकिन वेद का कोई जवाब नहीं आया। वेदिका ने उसकी चोटों पर ध्यान दिया और घबराई हुई अपनी गोद में उसका सिर रख दिया। वेद उठो, प्लीज उठो। वह लगातार उसे पुकारते रही, लेकिन वेद की आंखें नहीं खोली। इधर मेंशन में तृष्णा जब तैयार होकर नीचे आई तो आदि जो हॉल में गेम खेल रहा था उसे देखता ही रह गया। तृष्णा ने देखा कि आदि उसे ही घूर रहा था तो उसने उसके सामने अपना हाथ हिलाया। तब जाकर आदि होश में आया और अपनी हरकत पर झेप गया। वह घबराते हुए बोला, चलो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। तृष्णा को आदि की यह हरकत अजीब लगी, फिर भी उसने कंधे उचकाकर उसके पीछे चलना शुरू किया। बाहर आकर आदि और तृष्णा कार में बैठकर निकल पड़े। उधर जंगल में वेदिका रोते हुए वेद को उठाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही जोर जोर से उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी। जब काफी देर तक वेद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह वेदिका उठी, नदी से पानी हाथों में भरकर वेद के चेहरे पर उड़ेल दिया ताकि वह होश में आ जाए। पानी छिटकने के बाद भी जब वेद की आंखें नहीं खुली तो वेदिका की घबराहट और परेशानी बढ़ने लगी। तभी उसे बकरियों की आवाज़ सुनाई दी और वह समझ गई कि आसपास जरूर कोई व्यक्ति होगा जो उसकी मदद कर सकता है। सोचते हुए वह उस दिशा में गई जहाँ उसे एक आदमी और एक औरत दिखे। औरत बकरियों को हाँक रही थी और आदमी लकड़ियाँ इकट्ठा करके ठेले पर डाल रहा था। देखने में वे दोनों दंपति लग रहे थे। वेदिका को उन दोनों का मदद का एक आसरा नजर आया। वह तुरंत उनके पास गई और बोली, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आवाज सुनकर दोनों का ध्यान अपने कान से हटकर वेदिका पर गया, जो घबराई और परेशान सी खड़ी थी। साथ ही उसके ध्यान में वेदिका के हाथों में हल्की चोट भी लगी थी, जिसका अंदाजा शायद उसे नहीं था। तू कौन सी छोरी है
और इस जगह पर क्या कर रही है? उस औरत ने वेदिका से पूछा, क्योंकि उस घने जंगल में अकेली लड़की का होना उसे अजीब सा लगा। वेदिका ने समझ लिया कि यही लोग उसकी मदद कर सकते हैं, तो उसने अपनी पूरी स्थिति बताई और कहा, मैं यहाँ भटक गई हूँ और मुझे रास्ता भी नहीं पता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उन दोनों ने उसकी पूरी बात सुनी और मदद के लिए तैयार हो गए। आदमी ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? वो मेरे साथ है, बहुत चोट आई है और वो बेहोश हो चुके हैं, वेदिका बोली। और फिर दोनों दंपति वेदिका के साथ उस जगह पर गए जहाँ वेद बेहोश पड़ा था। यह है मेरे पति वेद, वेदिका ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों दंपति ने देखा वेद की हालत गंभीर थी, सिर से काफी खून बह चुका था। आदमी ने तुरंत आगे बढ़कर वेद को सहारा दिया और वेदिका ने भी उसकी मदद से वेद को ठेले के पास लाकर लिटा दिया। लेकिन ठेला खाली नहीं था, उस पर लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था। यह देखकर औरत ने तुरंत गट्ठर को नीचे फेंक दिया और अपने आंचल से ठेले को झाड़ दिया ताकि लकड़ी का कोई टुकड़ा वेद को न चुभे। आदमी और वेदिका ने मिलकर वेद को ठेले पर लिटा दिया। अब सवाल था लकड़ियों का, तो आदमी ने ठेले के नीचे देखा और लकड़ियों को बक्से में रखने का फैसला किया। बक्सा पतला और लंबा था लेकिन चौड़ा नहीं था, इसलिए लकड़ियों को एक एक करके बक्से में रखा। लकड़ी का गट्ठल ठेले में नहीं समा था। सारी लकड़ियां रखने के बाद आदमी अपनी पत्नी से बोला, सुन सीमा, तू क्या करेगी यहाँ? अच्छा है कि तू बकरिया को लेकर हमारे साथ ही चल। सीमा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक कह रहे हो मुन्नी के बाबू, अब मैं इक्का साथ ही जाऊंगी क्योंकि इक्का के मर्द का इलाज करना बहुत ही जरूरी है। आदमी ने अपनी पत्नी की बात सुनी और सहमति दी। फिर वह ठेले को चलाते हुए आगे बढ़ गया, जबकि पीछे सीमा बकरियों के साथ ही चलने लगी। वेदिका चाहती तो थी वह वेद के साथ जाए, लेकिन ठेले पर जगह नहीं था, इसलिए मजबूरी में पीछे पीछे चल रही थी। हालांकि ठेले की गति तेज नहीं थी और वेदिका आसानी से वेद को देख पा रही थी। द एलिट डाइन रेस्टोरेंट के बाहर आकर आदि ने गाड़ी रोकी। फिर वह और तृष्णा बाहर आए। कार से बाहर आकर तृष्णा ने आसपास नजर दौड़ाई और नज़ारे देखने लगी। वह द एलिट डाइन के सामने खड़ी थी। वो यहाँ का एकमात्र मशहूर रेस्टोरेंट था। इस समय दिन था और काफी भीड़ भी थी। आदि अब तक आगे बढ़ चुका था, तभी उसे तृष्णा नजर आई जो एक ही जगह पर खड़ी थी। यह देखकर आदि सिर झुकाते हुए वापस तृष्णा के पास आया, जो अब भी सड़कों पर चलती गाड़ियों को ही देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर नहीं चलोगी? आदि ने तृष्णा का हाथ पकड़ते हुए कहा। तृष्णा का ध्यान सड़कों से हटकर आदि पर गया। फिर उसने कहा, मैं तो बस बाहर की भीड़ देख रही थी, यह सब काफी दिन बाद देख रही हूँ। आदि को यह सुनकर अजीब सा लगा तो उसने पूछा, क्यों, इससे पहले कभी नहीं देखा क्या? नहीं, क्योंकि जब मैं रॉबर्ट की कैद में थी तब से बाहर कभी नहीं गई, हमेशा एक कमरे में बंद रहती थी। तृष्णा ने कहते हुए अपनी आंखों में हल्के आंसू छलकाए, जिससे आदि को अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। आदि ने फिर बात घुमा दी और कहा, हम चलो अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? तृष्णा चौंकते हुए बोली। गांव पहुंचते ही सबसे पहले वे लोग मेडिकल सेंटर गए, जहां डॉक्टर ने वेद का इलाज किया और उसके सिर पर पट्टी बांध दी। वेदिका को भी हल्की खरोच आई थी, इसलिए सीमा ने उसका भी इलाज करवाया। वेद का इलाज पूरा होने के बाद वेदिका ने डॉक्टर से पूछा, इन्हें होश कब आ जाएगा? शाम तक, डॉक्टर ने एक छोटा सा जवाब दिया। तभी गांव के सरपंच वहां आए, जिन्हें सीमा के पति ने बुलाकर लाया था। सरपंच ने डॉक्टर से पूछा, क्या हम इस हरी बाबू को घर वाले जा सकते हैं? डॉक्टर ने हामी भर दी। सरपंच ने अपने साथ आए लड़कों को इशारा किया। दो लड़के आगे बढ़े और वेद को बाहर ले जाने लगे। यह देख वेदिका तुरंत उनके सामने आकर बोली, आप लोग कौन हैं? मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं? सीमा के पति ने जवाब दिया, ये गांव के सरपंच है, हम यही को बुलाए थे, काहे कि हमरे पास इलाज के पैसा ना ही रहे। सरपंच जी सबकी मदद करत है, हमार घर में तो बस एक ही कमरा है, हम कहाँ रखत, इसलिए हमने सरपंच जी को सब बताया, तब वो मदद करने के लिए राजी हुए। यह सुनकर वेदिका उनके रास्ते से हट गई और वेद को बाहर ले जाया गया। फिर वह सरपंच जी की ओर मुड़ी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर बेवजह शक किया, जबकि आप तो मेरी मदद के लिए आए थे। यह कहते हुए उसने हाथ जोड़ लिए। सरपंच ने उसके हाथ नीचे करते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये बात को भूल जाओ। वेदिका का मन यह सुनकर हल्का हो गया। सरपंच ने उसे चलने का इशारा किया। वेदिका सीमा और उसके पिता से मिलकर सरपंच के साथ बाहर आई। बाहर देखा तो वेद की गाड़ी पहले ही जा चुकी थी। सरपंच जी जीप के आगे वाली सीट पर बैठ गए, जबकि वेदिका पीछे बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी।
दूसरी ओर रेस्टोरेंट के अंदर आदि और तृष्णा एक कमरे के बाहर आकर रुके जिस पर ताला लगा हुआ था। आदि ने वेदिका को इशारा किया और एक चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। वेदिका ने दरवाजा खोला। अंदर जाते ही तृष्णा को अजीब सा महसूस हुआ क्योंकि पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। यहाँ तो सिर्फ अंधेरा है, इसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तृष्णा ने घबराते हुए कहा। उसने आदि की ओर हाथ बढ़ाया लेकिन वहां उसे आदि नहीं दिखा। आदि, आदि, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब न मिलने पर तृष्णा थोड़ा डर गई। तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें जल उठी और कई आवाजें एक साथ गूंजी। हैप्पी बर्थडे तृष्णा! यह सुनकर तृष्णा चौंक गई और खुश भी हुई। उसके सामने आदि, विनय, दिशा खड़े थे। इधर जीप एक 3 मंजिला मकान के बाहर रुकी। वेदिका जल्दी से उतर गई क्योंकि उसे वेद से मिलना था। सरपंच जी भी गाड़ी से उतरे और वेदिका को इशारा करते हुए आगे बढ़ गए। वेदिका शांत दिख रही थी लेकिन भीतर से बेहद बेचैन थी। सरपंच जी उसे लेकर हॉल में पहुंचे। हॉल ना तो बहुत बड़ा था और नहीं बहुत छोटा। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, प्रिया की अम्मा, अरे ओ प्रिया की अम्मा, तनिक बाहर आओ। सरपंच की आवाज सुनते ही एक सजी धजी औरत बाहर आई। यह सरपंच की पत्नी रश्मि थी। उसके पीछे पीछे एक 18-19 साल की सांवली लड़की भी आई। क्या है प्रिया के बाबा? रश्मि ने अपने पति से पूछा। उसका ध्यान अब तक वेदिका पर नहीं गया था। सरपंच ने वेदिका की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रिया की अम्मा, ये हमारी मेहमान है, इन्हें कुछ दिन यहाँ रुकना है, इनका एगो कमरा दिखाई दियो। अब जाकर रश्मि और प्रिया ने वेदिका की ओर देखा। वह नीली साड़ी में थी, बालों को बीच से मांग कर पफ बनाया हुआ था और जिसमें सिंदूर भरा था। गले में डायमंड का मंगलसूत्र और पतली सी चेन थी। हाथों में भरी भरी चूड़ियां थी। वह बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। रश्मि को वेदिका बेहद सुंदर लगी। वेदिका ने महसूस किया कि रश्मि उसे घूर रही है तो वह असहज हो गई। यह बात प्रिया ने भाप ली और रश्मि से बोली, अम्मा क्या कर रही हो? काहे ऐसे घूर रही हो? देखो उसे अजीब लग रहा है। प्रिया की बात सुनकर रश्मि ने वेदिका की ओर से नजरें हटा ली और उसके पास जाकर बोली, चलो। रश्मि सीढ़ियों की ओर बढ़ी और वेदिका भी सामान्य होकर उसके पीछे चल दी। सीढ़ियां चढ़ने के बाद रश्मि उसे एक कमरे के बाहर ले गई। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, जाकर कपड़े बदल लो, तुम बहुत थकी लग रही हो, आराम कर लो। लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं, वेदिका ने कहा। रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, उसकी चिंता मत करो, प्रिया के हाथों भिजवा देती हूँ और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वेदिका ने कहा। रश्मि जाने लगी तो वेदिका ने उसे रोककर पूछा, क्या आप मुझे मेरे पति के पास ले जा सकती हैं? मुझे उनसे मिलना है। रश्मि बोली, मुझे भी नहीं पता है वो कौन से कमरे में है, लेकिन मैं नीचे जाकर प्रिया के बाबा से पूछकर बताती हूँ, तब तक नहा लो। वेदिका ने सिर हिलाया। रश्मि वहां से चली गई और वेदिका कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। वह प्रिया के आने का इंतजार करने लगी। तृष्णा ने सबको अपने सामने देखकर हैरानी से पूछा, आप सबको मेरे बर्थडे के बारे में किसने बताया? सभी की नजरें एक साथ आदि की तरफ घूम गई। यह देखकर तृष्णा ने पूछा, आदि तुम्हें कैसे पता? आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है जब तुम मुझे अपने बारे में बता रही थी तब तुमने बताया था। इतना कहते हुए आदि ने तृष्णा का हाथ पकड़ा और उसे टेबल तक ले आया जहाँ एक खूबसूरत केक रखा था। केक पर स्ट्रॉबेरी से तृष्णा नाम लिखा था। यह देखकर तृष्णा की आंखें खुशी से नम हो गई। कितने सालों बाद वो अपना जन्मदिन मना रही थी, वरना वो तो रॉबर्ट की कैद में पूरे दिन अंधेरे कमरे में बिताती थी जहाँ उसे खाने को केवल 2 रोटियां, प्याज और नमक मिलता था। दिशा ने तृष्णा को रोते देख माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अपने ये आंसू पोछो और जल्दी से केक काटो, मुझसे तो अब और इंतजार नहीं होता। अगर मेरा बस चले तो बिना केक काटे ही इसे खा लूं। दिशा की शरारती हरकतों ने तृष्णा के चेहरे से उदासी को हटा दिया और एक प्यारी सी मुस्कान दी। सभी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और माहौल में खुशियां छा गई। आदि ने चाकू तृष्णा के हाथ में दिया। तृष्णा ने झुककर मोमबत्तियां बुझाई और केक काट दिया। जैसे उसने केक काटा, सभी ने हैप्पी बर्थडे टू यू तृष्णा गाते हुए तालियां बजाई। तृष्णा ने सबसे पहले विनय, फिर आदि और अंत में दिशा को केक खिलाया। बदले में सभी ने उसे भी केक खिलाया। जब वो दिशा के पास केक खिलाई तो दिशा ने थोड़े से केक को तृष्णा के चेहरे पर लगा दिया और वहां से भाग गई। तृष्णा का चेहरा देखकर सभी हंसने लगे। तृष्णा ने भी हंसते हुए एक केक उठाया और दिशा के पीछे दौड़ पड़ी। दिशा ने बचने के लिए भागना शुरू कर दिया। थोड़ी देर की पकड़म पकड़ाई के बाद दिशा थक गई। मौका देखकर तृष्णा ने उसके पूरे चेहरे पर केक लगा दिया। दिशा का चेहरा देखकर सभी हंसने लगे। दिशा भी नाराज होने की बजाय मुस्कुराने लगी।
दोनों ने बाद में अपने चेहरे धोए और टेबल पर जाकर बैठ गई जहाँ खाना आ चुका था। और इधर गांव में दरवाजे पर दस्तक हुई तो वेदिका ने दरवाजा खोला। सामने प्रिया कपड़े लेकर खड़ी थी। उसने कपड़े थामते हुए कहा, आप नहा लीजिए और फिर नीचे आकर खाना खा लीजिए। वेदिका ने मुस्कुराकर पूछा, तुम गांव से हो, फिर भी तुम्हारी भाषा इतनी साफ सुथरी कैसे है? प्रिया थोड़ा झिझकी और बोली, दीदी, मैं आपको दीदी कह सकती हूँ, है ना? यह सुनते ही वेदिका को अपनी छोटी बहन की याद आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। प्रिया ने जवाब दिया, मेरी अम्मा अनपढ़ है तो उनकी भाषा वैसी ही है। बाबा पढ़े लिखे हैं इसलिए दो भाषाओं में बोलते हैं। मैं भी लोगों की बातचीत के हिसाब से उनकी भाषा अपना लेती हूँ। प्रिया की बात सुन वेदिका ने सिर हिलाया। तभी प्रिया बोली, आप अपने पति के बारे में पूछ रही थी ना? अम्मा ने मुझे बताया। वेदिका तुरंत बोली, हाँ, क्या तुम मुझे उनका कमरा बता सकती हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपके बगल वाले कमरे में है, आप नहा लें फिर उनसे मिल लें। प्रिया के जाने के बाद वेदिका ने बाथरूम में जाकर नहा लिया। फ्रेश होकर उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र सही किया। फिर वह बगल वाले कमरे में पहुंची। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने वेद को बेहोश देखा। उसके सिर और हाथ में चोटें थीं। वेदिका ने उसके पास जाकर चोटों को छुआ और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने सच्चाई पहले ही बता दी होती तो आज ये सब नहीं होता। आप बस एक बार होश में आ जाइए, मैं सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद आप मुझसे नफरत करें या प्यार, वह आपके ऊपर होगा। वेदिका ने वेद की हथेलियों को चूमा और उसका माथा छूकर कमरे से बाहर निकल गई। वह यह नहीं देख पाई थी कि वेद की पलकों में हरकत हो रही थी। और इधर रेस्टोरेंट में खाना खत्म होने के बाद सभी बाहर निकलने लगे। तृष्णा ने दिशा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, बताओ कहाँ है? दिशा ने उसे वॉशरूम तक छोड़ा और बाहर इंतजार करने लगी। इतने में वेदिका का फोन आया। दिशा बात करने के लिए कॉरिडोर में चले गई। वॉशरूम से निकलकर तृष्णा ने देखा कि दिशा वहां नहीं थी। वह घबराई और उसे ढूंढने लगी। जैसे ही वह कॉरिडोर के दरवाजे के पास पहुंची, उसकी नज़र सामने से आते एक शख्स पर पड़ी। उसे देखते ही उसके होश उड़ गए।